यूपीएससी ज्ञानदायिनी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं नेहा प्रयागराज से। बात ये पड़ गई कि जो मैंने रात में लेक्चर रिकॉर्ड किया था उसमें कुछ तकनीकी कारण आ जाने के कारण मुझे दोबारा लेक्चर रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, तो कुछ चीज़ें इधर उधर हो गई हैं। तो थोड़ा सा आप लोग आज का वीडियो मैनेज करिएगा। तो जैसे कि बोर्ड पर आपको दिख रहा है कि आज भारत की जनजातियों के विषय में बताने की बात कही गई। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि भारत में जो जनजातियाँ हैं कितने प्रतिशत हैं। इनको मूल संविधान में भी दर्जा दिया गया है। इनका मूल संविधान में अनुच्छेद भी है। ये इतने इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हें मूल संविधान में इनका अनुच्छेद भी दिया गया है कि अनुच्छेद 366 के अंतर्गत भी ये आती हैं, 342 के भी अंतर्गत इनका मतलब इनका नाम है, और 338A और 338B के अंतर्गत भी इनका आयोग भी है, जनजाति समूह का आयोग भी बताया गया है। परंतु उन विषयों में डिटेल में जानने के लिए मैं जो दूसरा लेक्चर लाऊंगी उसमें मैं सारी बातें आपको डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो दोबारा रिकॉर्ड करने के कारण सबसे पहले इसमें काफ़ी चीज़ें दिक्कत हो गई जो मैंने पहले बताया था। तो चलिए शुरू करते हैं कि जनजाति किसे कहेंगे। तो भारत में सबसे पहले बताएंगे कि भारत में लगभग 8.6%, भारत में 8.6% भारत 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर 8.6% जो है जनजातियां निवास करती हैं। ये लगभग भारत के क्षेत्रफल 15% क्षेत्रफल में निवास करती हैं। जो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, वहाँ पर ये लगभग 15% निवास करती हैं, 15% क्षेत्र पर ये निवास करती हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि जनजाति किसे कहेंगे। सबसे बड़ी बात होती है जनजाति किसे कहेंगे। तो जनजाति उसे कहेंगे जैसे कि भारत में जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मतलब राजनीतिक की मुख्य धारा से कट गए हैं, और कट जाने के कारण मतलब सरकार यहाँ पर जब पहले सबसे पहले जनजाति जारवा जनजाति भारत में निवास की थी 5000 साल पहले, तो ये लोग जंगल में निवास करने लगे और कुछ लोग जंगल से घर आ गए, मतलब नगरी हो गए, शहरी हो गए, अपनी मतलब वहाँ से बाहर जंगल से आते आते कुछ लोग गांव में इधर उधर बसने लगे, लेकिन कुछ लोग वहीं पर रह गए। तो वो धीरे धीरे जनजाति का रूप ले लिए। जब वो जनजाति का रूप ले लिए तो आज वो इतने कहीं कहीं पर तो सरकार द्वारा भी वर्जित कहा गया है कि वहाँ पर जाना वर्जित है। बताया जाता है कुछ जनजातियाँ ऐसी भी हैं जो बहुत ही खतरनाक हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ तक कि अभी कुछ साल पहले कोई विदेश का व्यक्ति आया था और बिना सरकार के अनुमति के वहाँ पर वो चला गया और वो दोबारा लौट के वापस नहीं आया। ठीक है, तो ये हो गई जनजाति की बात। अब आगे बात करते हैं इसके विषय में। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। आप सभी को जनजातियों के विषय में देखेंगे कि 2000, क्योंकि शुरुआत की है कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 8.6%, जो 8.6% जनजाति हाँ है। ठीक है, यहाँ पर कितनी 8 ये प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मैंने बताया कि भारत में 2011 की, अभी 2021 वाली जनगणना हुई नहीं है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार 8.6% जनजातियाँ निवास करती हैं। सबसे ज़्यादा जनजातियाँ कहाँ पर पाई जाएंगी, तो आपके मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। यहाँ पर लगभग 21% जनजातियाँ पाई जाती है, मतलब मध्य प्रदेश में 21% जनजाति निवास करती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में। अब फिर दूसरी बात आती है यहाँ पर कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन होगी। यहाँ पर 2 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको याद करने ही पड़ेंगे। तो 2000 भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है, तो 2011 के ही अनुसार है। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह, तो भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा होगा आपका। तो अगर किसी को आता है तो वो लोग कमेंट करें, अगर किसी को पता है तो वो कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको 5-10 सेकंड का समय भी दे रही हूँ, ताकि ये ना हो कि लोगों को बातें पता है मैं तुरंत उत्तर बता दे रही हूँ। तो यहाँ पर होगी भील जनजाति। ठीक है, ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो भील। अब यहाँ पर सबसे बड़ी दूसरी जनजाति अगर पूछ ले ऐसे, भारत की सबसे बड़ी दूसरी जनजाति, तो आप लोग इसे कमेंट करके बताएं क्या हो सकती है भारत की सबसे बड़ी दूसरी जनजाति कौन सी है। तो गोंड जनजाति है। कौन सी है, गोंड। इतनी बात आपको ये 2 पॉइंट सबसे पहले याद करने हैं। और तीसरा जो पॉइंट होगा वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। क्या होगा, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि वो उत्तर प्रदेश की बात की जाएगी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के भी 2 पॉइंट पहले आप याद कर लीजिएगा, फिर उसके बाद हम
बात करते हैं। जैसे भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति आपकी कौन सी होगी, तो गोंड जनजाति होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति, अगर उत्तर प्रदेश की बात आ जाए, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति, सबसे बड़ी जनजाति, तो आप यहाँ पर क्या बताएंगे, गोंड। ये भारत की तो दूसरी सबसे बड़ी है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी, लेकिन उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। कौन सी है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति। अभी लेखपाल का एग्जाम हुआ था जो, तो लेखपाल में ये प्रश्न पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो गोंड जनजाति। अगर उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति पूछे कि यूपी की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, तो खरवार होगी। क्या होगी, खरवार जनजाति। तो आपको कितने, अब इसकी आप चाहे तीसरी भी आप कर सकते हैं। गोंड पहली हो गई यूपी की, खरवार दूसरी हो गई, और तीसरे नंबर पर आएगी आपकी थारू। ठीक है, तीसरे नंबर पे आपकी आएगी थारू। परंतु आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद करना है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो भील जनजाति है। दूसरी सबसे बड़ी भारत की जनजाति कौन है, तो गोंड जनजाति है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो जो भारत की दूसरी है वही उत्तर प्रदेश की पहली जनजाति, तो कौन, गोंड जनजाति। और उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो खरवार जनजाति। उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो थारू जनजाति। इतनी बातें आपको सबसे पहले मोटी मोटी याद ही करनी है, लगभग यहीं से प्रश्न उठाकर पूछ लिए जाते हैं। अब इनके बारे में कुछ डिटेल बताएंगे और कुछ और ऐसी जनजाति हैं जिनके विषय में मैं आपको बताती हूँ। पहले आप एक ऐसे मैप, मैं जैसे आप भारत का मैप देख रहे हैं, तो मैं यहाँ पर भारत का मैप ना बनाकर आपको पॉइंट नोट करवाती हूँ। 3 पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ क्या नोट करेंगे, पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत। फिर यहाँ पर आप अंडमान निकोबार याद कर, यहाँ पर लिख लीजिए अंडमान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, यहाँ पर आप दक्षिण का जो पोर्शन है, मतलब ये जैसे भारत है, तो यहाँ का जो दक्षिण वाला पोर्शन है, तो उसको आप दक्षिण का, दक्षिण भारत ऐसे लिख लीजिए, दक्षिण भारत। अब यहाँ पर कौन कौन सी प्रजातियां निवास करती, पहले उनके विषय में जाने, और उन प्रजातियों के अंतर्गत कौन कौन सी जातियां प्रवेश करती हैं। तो सबसे पहले पूर्वोत्तर भारत में लिखेंगे, तो इसमें कौन सी जनजाति है, मंगोलॉयड जनजाति प्रजाति। क्या है, मंगोलॉयड प्रजाति। क्या याद करेंगे आप, तो सबसे पहले यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, मंगोलॉयड प्रजाति कहाँ पर है, पूर्वोत्तर की। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी आएंगी, तो जैसे आपकी आएंगी लेप्चा जनजाति। कौन सी आएगी आपकी, लेप्चा जनजाति। फिर आपकी आएगी कुकी जनजाति। फिर आपकी आएगी खासी जनजाति। आपकी ये में गारो जनजाति, इसी में जयंती जनजाति। कौन सी आएगी, जयंती। तो मंगोलॉयड प्रजाति में कौन कौन सी जातियां आएंगी, लेप्चा आएगी, कुकी आएगी, खासी आएगी, गारो आएगी, और गारो खासी, ऐसे आप गारो खासी जयंती तीनों यहाँ पर आएंगी। कौन सी ये प्रजाति है, मंगोलॉयड प्रजाति है। फिर अंडमान निकोबार जो इसमें देख लीजिएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, निग्रोट, क्या होगा, निग्रिटो, निग्रिटो प्रजाति। इसके अंतर्गत जो जातियां आएंगी, तो इसमें आएगी लेप्चा हो जाएगी आपकी, नहीं लेप्चा नहीं, सॉरी लेप्चा नहीं होगी, जारवा हो जाएगी आपकी, जारवा हो गई, सोमपेन हो गई जो अंडमान निकोबार की है, सोमपेन हो गई, और उसके बाद आज हो गई, क्या हो गई, आज हो गई, आज। ठीक है, ये जनजातियां हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी, निग्रोटो प्रजाति के अंतर्गत कौन कौन सी आई, तो जारवा, आज, सोमपेन जनजाति यहाँ पर आई हैं। फिर इसके बाद दक्षिण भारत की जो जनजातियां उनको क्या कहा जाता है, तो उन्हें प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति। ये प्रजाति याद करना आपके लिए बेहद जरूरी है। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी आएगी, तो संथाल आएगी, संथाल आएगी आपकी। इसी के अंतर्गत भील आएगी, इसी के अंतर्गत क्या आएगी, भील आएगी, गोंड आएगी। ये जो प्रजाति जातियां हैं इसके अंतर्गत आएंगी। ठीक है ना।
और किसके अंतर्गत आएंगी, इसी के अंतर्गत गरसिया आएगी, गरसिया जनजाति। तो ये आपको याद करना है। क्या याद करना है, बस ये 3 पार्ट आपको भारत के याद करने हैं। कौन कौन से याद करने हैं, पूर्वोत्तर भारत में क्या कहा जाता है, तो मंगोलॉयड प्रजाति के अंतर्गत आती है। कौन कौन सी, लेप्चा, कुकी, खासी, गारो, जयंतिया, जितनी भी पूर्वोत्तर भारत की होंगी तो वो इस प्रजाति के अंतर्गत आएंगी। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रजातियां हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, तो निग्रोटे प्रजाति कहा जाता है, जिसके अंतर्गत जारवा, शैम्पेन आदि जनजाति और भी जो अंडमान निकोबार की हैं उनको मैं अभी डिटेल में बताऊंगी, इतनी ही नहीं और 2-4 हैं। फिर उसके दक्षिण भारत की जो भी होंगी उन्हें क्या कहा जाता है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति, जिसके अंतर्गत आपकी संथाल झारखंड और पश्चिम बंगाल की है। तो हाँ, झारखंड और पश्चिम बंगाल की है। भील मैंने बताया वो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। गोंड दूसरी भारत की सबसे बड़ी और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति, भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति, ठीक है। और गरसिया, इतनी बात आपको मोटी मोटी याद करनी है, ठीक है। अब इसके आगे हम चलते हैं। अब आएंगे, बात करते हैं आपकी कुछ जनजातियों की, जिनके विषय में थोड़ा थोड़ा सा बताते हुए आगे बढ़ते हुए निकलते चलते हैं। क्या बताएंगे, थोड़ा थोड़ा बताएंगे। एक पॉइंट अगर आपको नोट करना है तो एक पॉइंट और नोट कर लो कि 2011 की जनगणना के अनुसार कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर कोई भी जनजाति नहीं पाई गई थी। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर कोई जनजाति नहीं पाई गई थी, तो उसमें आप लिख लीजिएगा पंजाब, क्या लिखेंगे, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुदुचेरी, ठीक है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुदुचेरी ऐसे राज्य हैं जहां पर कोई भी जनजाति 2011 की जनगणना के अनुसार नहीं पाई गई। और सबसे ज्यादा भारत में आपके क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश में पाई गई, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में पाई गई। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश और फिर दूसरे नंबर पे आपके महाराष्ट्र पर आती है, ठीक है। इतना बात आपको याद करना है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कहाँ पर, अब बात करते हैं जनजाति की। कौन सी बात करेंगे, जनजाति की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भोटिया जनजाति। भोटिया जनजाति कहाँ पर की है, तो ऐसे आप लिख लीजिए भोटिया, ये क्या है, भोटिया जनजाति, ऐसे आप लिखिए भोटिया जनजाति। ये कहाँ की है, तो उत्तराखंड को आप यूके भी लिख सकते हैं, उत्तराखंड और यूपी की। कहाँ की है ये, उत्तराखंड और यूपी के तराई क्षेत्र पर निवास करती है। कहाँ पर, तराई क्षेत्र पर निवास करती है, ठीक है। उत्तराखंड और तराई क्षेत्र पर क्या करती है, निवास करती है। ये जब ऋतु प्रवास होती है, कैसी होती है, जब ऋतु परिवर्तन होता है तब ये प्रवास करती है। क्या करती है, ऋतु प्रवास। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट आप ऐसे, ऋतु प्रवास, बस इतना ही आपको याद करना है। इसमें बहुत ज्यादा कहानी गाथा नहीं याद करनी है, ना तो बहुत ज्यादा कहानी गाथा पूछी जाती है। तो क्या याद करेंगे, जब ऋतु परिवर्तन होती है तब ये क्या करती है, प्रवास करती है, ठीक है ना। और ये कहाँ की है, तो जैसे मैंने बताया था कि ये उत्तराखंड में आ गई, लेकिन ये मंगोलॉयड प्रजाति की है। कहाँ की है, मंगोलॉयड प्रजाति की है। जैसे मैंने अभी बताया था मंगोलॉयड प्रजाति, तो वहीं की है। कहाँ की है, मंगोलॉयड प्रजाति से संबंध रखती है ये। इतनी बात आपको याद करना है। भोटिया जनजाति कहाँ पर की है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की तराई क्षेत्र में निवास करती है, ऋतु प्रवास करती है, जब ऋतु परिवर्तन तब ये प्रवास करती है। और ये मंगोलॉयड प्रजाति है, ये जरूर याद करना है आपको, क्योंकि यही लगभग प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। आइए दूसरे नंबर की बात करते हैं। बस इसमें आपको इतना ही याद करना है, इसको भूटानी भी नाम दिया जाता है। भोटिया से आप भूटानी जोड़ सकते हैं, भूटानी या भोट के नाम से, अन्य नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं थारू की। थारू तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी नज़र में। ये उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। कौन सी है, जनजाति है। ये एक ऐसी जनजाति है जिसको हम लोग बहुत ही खुशहाली से त्यौहार मनाते हैं, दीपावली को, और ये लोग उसे शोक दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है ना। शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। ये उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। क्या है, 3rd नंबर की ये जनजाति है उत्तर प्रदेश की, ठीक है। तो ये कहाँ पर निवास करेगी, सबसे पहले उत्तराखंड राज्य में, मतलब उत्तराखंड के नैनीताल झील कहाँ पर है, उत्तराखंड में जितने भी ताल हैं, 3 ताल आपको छोड़ करके, मैंने कल झील बताई थी, तो सूरज ताल,
चंद्रताल, रामगढ़ ताल, ये 3 ताल छोड़ करके बाकी जितने भी ताल आते हैं वो सब उत्तराखंड की झीलें। ये भी पॉइंट आप लोग याद करते रहिए बीच बीच में। अगर किसी को भूल गया है वो पॉइंट तो मैं याद दिला देती हूँ, ठीक है। अगर कोई भी पॉइंट आएगा तो अगर मेरी मतलब मुझे लग रहा है कि वो बताना चाहिए, वो मेरी जानकारी में है, तो मैं उसे जरूर बता दूंगी। तो यहाँ पर उत्तराखंड के नैनीताल से ये निवास करती है। अगर जब ये कोई भी चीज़ होगी अगर वो उत्तराखंड में होगी तो थोड़ा ना थोड़ा उसका हिस्सा उत्तर प्रदेश में जरूर होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही उत्तराखंड बना है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश से ही उत्तराखंड बना है, तो इसलिए अगर उत्तराखंड में कोई भी जनजाति निवास करती तो उसका चाहे थोड़ा ही नहीं थोड़ा ही हिस्सा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में जरूर होगा। तो उत्तराखंड के नैनीताल से उत्तर प्रदेश में, तो आप ऐसे लिख लीजिएगा कि यूके के नैनीताल से उत्तर प्रदेश तक, ठीक है। मतलब उत्तर प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति थारू है ही। तो उत्तर प्रदेश के जो गोरखपुर जिला है वहां पर ये निवास करती है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, कहाँ पर? गोरखपुर जिले में। और ये इसका हिस्सा कुछ बिहार में भी है, मतलब यही थारू जनजाति बिहार में भी निवास करती है। कौन सी जनजाति? थारू जनजाति उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में निवास करती है। कहाँ पर? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में निवास करती है। इनकी एक बहुत अच्छी बात है जो आजकल के ज़माने में बिल्कुल नहीं रह गया है, ये संयुक्त परिवार है। इनकी प्रथा क्या है? संयुक्त परिवार। क्या है? संयुक्त परिवार। इनकी जो प्रथा है वो संयुक्त परिवार की है। और ये किस वंशज की है? सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो ये किरात वंश की है, किरातवंशी हैं ये, ठीक है। किरातवंशी हैं ये। शोक दिवस किसको मनाती हैं? शोक दिवस दीपावली को। इतनी बात आप मोटी मोटी लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार में निवास करती है। ये संयुक्त परिवार, जो ये जनजाति होकर एक संयुक्त परिवार में मतलब रहते हैं ये लोग, मतलब संयुक्त परिवार में निवास करते हैं। मम्मी पापा, दादी दादा, चाचा चाची सब लोगों को साथ लेकर। अब तो नॉर्मल इंसान बस एक कमरे में अपना परिवार रखना चाहता है, मतलब अन्यथा मत लीजिएगा। मैं किसी के विषय में नहीं कह रही हूँ कि आप लोग सोचे कि अरे मेरे ही विषय में, क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे हो जाते हैं सिर्फ अपने ऊपर ही लागू हो जाते हैं। मतलब कहा सबको जाता है, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि अरे मेरे ही विषय की बात हो रही है, परंतु ऐसा अन्यथा किसी के ऊपर नहीं, अन्यथा प्लीज़ कोई भी मत लीजिए। लेकिन ये बात आती, आज संयुक्त परिवार में लोग बिल्कुल नहीं रहना चाह रहे हैं। कोई भी हो, चाहे जिसके मतलब घर की बात हो, संयुक्त परिवार बिल्कुल, लोग एक कमरे में पति पत्नी बच्चे मतलब रहना चाह रहे हैं। पहले के ज़माने में लोग पति पत्नी तो क्या, लोगों के कमरे ही नहीं हुआ करते थे, सिर्फ एक घर हुआ करता था और उस घर में सब लोग मतलब रहते थे। ये नहीं होता था कि ये तुम्हारा प्रॉपर कमरा, ये तुम्हारा कमरा, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। तो बाकी अगर कहानी कहेंगे या कुछ भी बताएंगे तो लेक्चर भी लंबा होगा, बातें तो बहुत आ जाती हैं जब ऐसी बात आ जाती है, परंतु कहना ठीक भी नहीं है। ये इनका वंश जरूर याद रखेंगे कि ये किरातवंशी हैं। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, थारू जनजाति किस वंश से संबंधित है? तो ये किरातवंशी हैं, ठीक है ना। ये शोक दिवस किसको मनाते हैं? तो दीपावली के पर्व को शोक दिवस के रूप में इन्हें मतलब ये लोग मनाते हैं। जैसे हम लोग दीपावली को खुशी का दिन मनाते हैं, वैसे ये लोग शोक के दिन के रूप में मनाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं दूसरी जनजाति की। अब बात करते हैं जौनसारी जनजाति की। कौन सी बात करेंगे? जौनसारी जनजाति। जौनसार भी आप लोग कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जौनसारी जनजाति या कहीं कहीं पर हो सकता है आपको जौनसार ही लिखा मिले, जौनसार जनजाति। जो बुक ज़्यादा मतलब वर्तमान के हिसाब से चल रहे हैं वो जौनसार ही लगभग लिख रही हैं, जो बुक अपडेट कर रही हैं। तो जौनसार जनजाति है, वैसे तो जौनसारी जनजाति है। तो जौनसारी जनजाति कहाँ पर निवास करती है? तो ये उत्तराखंड की, ये सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड की जनजाति है, ठीक है ना। ये कृषक जनजाति है, मतलब ये कृषि करती है, कृषक जनजाति है, ठीक है। क्या है? ये कृषक जनजाति है। ये उत्तराखंड में निवास करती है, सबसे बड़ी उत्तराखंड राज्य में स्थायी निवास करती है, स्थायी निवासी है ये, स्थायी निवास है उत्तराखंड में जौनसारी का। और ये सबसे बड़ी बात, ये कृषि मतलब कृषि करती, कृषक जनजाति है, ठीक है। उसके बाद इनमें क्या है, एक जो बहुत बड़ी बात है कि बहुपति विवाह इन लोगों में होता है। क्या होता है? बहुपति विवाह होता है। अगला पॉइंट आप याद कर सकते हैं इनका, मैंने बताया कोई भी जनजाति होगी अगर वो उत्तराखंड में है तो वो उत्तर प्रदेश में जरूर होगी, तो ये
उत्तर प्रदेश में भी थोड़ा ना थोड़ा हिस्सा इनका लग जाता है। वैसे तो ये मात्र उत्तराखंड की मानी जाती है, क्योंकि ये स्थायी रूप से उत्तराखंड में ही निवास करती हैं। ये कृषक जनजाति, मतलब ये लोग कृषि खेती वेती सब करते हैं, और ये उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश में थोड़ा बहुत इनका हिस्सा। ये बहुपति विवाह है। अब बहुपति का मतलब ये नहीं कि बहुत पति रखती हैं, बात कुछ उसी तरह की है। बहुत पति हैं तो बहुपति का मतलब होता है कि जैसे वो किसी से, कोई महिला किसी व्यक्ति से जब शादी करती है तो उसके भाइयों से भी वो शादी करती है, ठीक है। मतलब जैसे वो 4 भाई हैं तो सबसे बड़े भाई से अगर शादी हुई है तो बाकी जो बचे 3 भाई हैं उनसे भी बाद में शादियां होंगी, और फिर वो लोग, मतलब इसे बहुपति विवाह कहते हैं। इसे ही बहुपति विवाह कहते हैं। बाकी आप लोग समझदार हैं, कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी वहाँ पर। आगे बात करते हैं दूसरी जनजाति की। देखिए कोई भी बात अपने ऊपर बिल्कुल भी मत लीजिएगा। मैं आप लोगों को, मतलब समाज की बात होती है, समाज में सभी लोग आते हैं, वहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर इंसान की बात नहीं होती है। संयुक्त परिवार की बात सिर्फ एक इंसान संयुक्त परिवार रख के समाज में नहीं मतलब बना सकता है। जब सारा समाज संयुक्त परिवार लेकर चलेगा, कोई भी चीज़ के लिए अगर आवाज़ उठाई जाती है तो उसमें कुछ ना कुछ बदलाव होते जरूर हैं, और अगर आवाज़ ना उठाई जाए तो वो एक परंपरा बनती चली आती है, ठीक है ना। जैसे लोग पहले के ज़माने में ये कहते थे कि अपनों से बड़ों का पैर छूना कहते थे, पैर लोग छूते थे। पैर छूने का मतलब लोग अंगूठा स्पर्श करते थे पैर का। अब तो अंगूठा तो छोड़ो, घुटना छू ले वही बहुत बड़ी बात है। घुटना भी छोड़ो, आपकी गांठ छू ले वही बड़ी बात है। अब तो दूर से ही बस ऐसे ही पाए लागू ऐसे ही बोल के लोग निकल लेते हैं आगे, क्योंकि अब समाज मतलब बहुत ही ऊपर स्तर में उठ रहा है। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि बहुत ऊपर स्तर में जा रहा है। वही समाज वापस फिर आएगा एक बार, अभी जहाँ से उठ के जा रहा है वहीं एक बार फिर आएगा। अब लोग पहले जैसे मतलब पहनाव कुर्ता पैजामा पसंद करते थे, एक समय आ गया था कि कुर्ता पैजामा लोग जानना भूल गए थे कि होता क्या है। बड़े बुजुर्ग कहते थे कि हम अपने जमाने में कुर्ता पैजामा पहना करते थे। अब धीरे धीरे ट्रेंड बनता जा रहा है कि लड़के कुर्ता पहनने लगे हैं, कुर्ते के नीचे भले वो जीन्स पहनते हैं, लेकिन ट्रेंड फिर से एक बार आया। अब धीरे धीरे अभी ट्रेंड कुर्ता और क्या कहते हैं पैंट का आया, कुर्ता पैजामा का भी आ जाएगा। तो इसलिए मतलब किसी विषय में बोलने के लिए अगर कहा जाए तो बोलने की कमी नहीं होगी, चाहे आप हो चाहे हम हो। तो वहाँ पर आप लोग अपने ऊपर बिल्कुल भी अन्यथा न लीजिएगा। हम किसी एक पर्टिकुलर इंसान को बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं। आगे बात करते हैं बुक्सा जनजाति की। कौन सी जनजाति की? बुक्सा जनजाति की। आप लोग परेशान बिल्कुल भी ना होइए कि हमें तो नहीं कह रही है कहीं, ठीक है ना। आप लोगों को नहीं कह रहे हैं, मतलब एक सोशल होता है ना कि सोशल के लिए, समाज के लिए, तो वो बस समाज की बात आई। और बाकी तो आप लोग भी जान रहे हैं कि अब तो लोगों के परिवार एक कमरे में कैद हो गए हैं। लोग साथ बैठना उठना भूल गए हैं कि साथ में बैठना उठना होता क्या है। 4 लोग मतलब मिलकर कब बैठ के बतियाए होंगे, घर के बाहर वाले बतिया लेंगे, उनकी कोई दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि फ्री में एडवाइस देना तो यहीं से तो धीरे धीरे आया कि एक दूसरे की पहले बात करनी, फिर ये करना, फिर वो करना, बाहर के लोगों से बैठ के बताए। लेकिन घर वालों, जो संयुक्त परिवार बोला जाता है, एक साथ बोलकर ये या एक साथ बैठकर कब बतियाया गया, और लोग खुद ही भूल गए होंगे कि हम अपने घर में सबके साथ कब बैठकर बतियाए थे, ठीक है ना। पर ये बातें मतलब समाज की हो रही है, किसी एक पर्टिकुलर घर की या मेंबर की बात बिल्कुल नहीं हो रही। चलिए आगे बात करते हैं जौनसारी की। तो ये कहाँ पर निवास करती है? तो ये भी उत्तराखंड की ही है। कहाँ पर की है? उत्तराखंड में निवास करती है। यूके का मतलब आप लोग इंग्लैंड मत समझिएगा, भारत की बात हो रही है तो भारत में यूके उत्तराखंड है, ठीक है। उत्तराखंड में निवास करती है ये। और ये इनका वंश कौन सा है? तो वंश इनका भी याद कर लीजिएगा। तो ये राजपूत है, ये राजपूत वंश की हैं। कौन सी वंश की हैं? राजपूत वंश की हैं। कि ये जनजातियाँ कौन सी वंश की हैं? तो राजपूत वंश की हैं। उत्तराखंड के नैनीताल में ये कुछ वही बात आ गई, कुछ हिस्सा इनका उत्तर प्रदेश में भी है, ठीक है, कुछ हिस्सा इनका उत्तर प्रदेश की है। इनका जो विवाह होता है तो इनका विवाह अनुलोम व प्रतिलोम में होता है। अनुलोम व प्रतिलोम, अनुलोम प्रतिलोम विवाह होता है। क्या होता है? अनुलोम प्रतिलोम विवाह होता है। तो अनुलोम प्रतिलोम विवाह का मतलब क्या होता है? तो चलिए समझ लेते हैं यहाँ पर अनुलोम प्रतिलोम विवाह का। तो जैसे अनुलोम विवाह हुआ, अनुलोम विवाह, तो अनुलोम विवाह की बात करते हैं सबसे पहले। तो अनुलोम विवाह में जैसे मान लीजिए मेरा विवाह होना है, तो हम अपने से, मैं एक पुरुष हूँ, आप उदाहरण मान लीजिए मैं एक पुरुष हूँ और मैं अपने से निम्न महिला से जब विवाह करूँगा
तो ये क्या होगा, तब ये अनुलोम विवाह कहलाएगा। जब कोई पुरुष अपने से निम्न महिला से विवाह करता है तो वो अनुलोम विवाह कहलाता है, ठीक है। और जब कोई पुरुष जैसे कोई पुरुष निम्न वर्ग का है और वो किसी उच्च वर्ग की महिला से विवाह करता है या उच्च वर्ग की कन्या से विवाह करता है तो वो प्रतिलोम विवाह कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, पुरुष, ये अनुलोम की बात हो रही और ये महिला, ठीक है। तो यहाँ पर पुरुष क्या है, पुरुष उच्च वर्ग का है, उच्च वर्ग का मतलब जो ऊपर की ओर है वो उच्च वर्ग का है और जो नीचे की ओर है वो निम्न वर्ग का, मतलब महिला निम्न वर्ग की होगी और पुरुष उच्च वर्ग का होगा। लेकिन जो प्रतिलोम विवाह होगा इसमें क्या होगा, जो पुरुष होगा वो निम्न वर्ग का होगा और जो महिला होगी वो उच्च वर्ग की होगी। इन लोगों में ऐसा विवाह, ये दो विवाह होते हैं, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक और जनजाति बता देते हैं, फिर उसके बाद आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। तो एक आपकी जनजाति बता देते हैं, खरवार जनजाति। कौन सी जनजाति, खरवार जनजाति। ये खरवार जनजाति है जो उत्तर प्रदेश की है। कहाँ की है, सबसे बड़ी बात ये कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की है। बड़ा बड़ा लिख लीजिएगा इसे। उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। क्या है, उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति खरवार जनजाति, सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति, तीसरी सबसे बड़ी जनजाति थारू जनजाति। इतनी बातें आपको उत्तर प्रदेश के बारे में जानना ही जानना है। तो उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों पर ये निवास करती है ये यहाँ पर पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश की तो है खरवार जनजाति, लेकिन उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में ये निवास करती है तो आइए जानते हैं। सबसे पहले तो गाजीपुर से शुरू करते हैं। गाजीपुर सबसे पहले कहाँ पर ये निवास करती है, गाजीपुर में रहती है। फिर गाजीपुर से आगे बढ़िएगा तो बलिया, बलिया से आगे देवरिया। ये सब उधरी पढ़ेंगे ना आपके, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, बलिया, देवरिया और वाराणसी भी है, वाराणसी और आपका सोनभद्र। ऐसे आगे लिख लीजिए, सोनभद्र। क्या है, सोनभद्र। तो ये कौन कितने जिले हैं आपके उत्तर प्रदेश के, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, सोनभद्र, वाराणसी। 1 2 3 4 5 जिलों में ये निवास करती है आपके। तो ये जिले याद करने अनिवार्य हैं आपके लिए, क्योंकि खरवार जनजाति जो है तो उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है और जनजाति होने के नाते ये उत्तर प्रदेश में ही सिर्फ निवास करती है और 5 जिलों में ये निवास करती है। तो सबसे पहले गाजीपुर, फिर आपका पड़ता है बलिया, फिर आपका पड़ता है देवरिया, फिर वाराणसी और सोनभद्र। गाजीपुर, बलिया, देवरिया, वाराणसी, सोनभद्र। गाजीपुर, बलिया, देवरिया, वाराणसी, सोनभद्र। ये 5 जिले आपको याद करने अनिवार्य हैं खरवार जनजाति के लिए। उत्तर प्रदेश में निवास करती है और उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। मैंने बताया है कि उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। क्या है, उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है ना। ये उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ये इनका जो शरीर होता है ना एकदम ठस टाइप का होता है, बड़े शरीर से एकदम हुष्ट पुष्ट और मजबूत होते हैं कि एक एक कुंटल उठा के, थोड़ा सा छोटे कद के होते हैं लेकिन इनका जो शरीर होता है ना एकदम हुष्ट पुष्ट होता है, एकदम मजबूत टाइप का, जिससे बोलते हैं कि जब कोई जैसे गैठा टाइप का इंसान, मतलब जब छोटा कोई इंसान होता है और अगर वो हुष्ट पुष्ट होता है तो वो काफ़ी ताकतवर होता है। तो ये लोग क्या है कि बहुत ही मजबूत टाइप के इंसान होते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा क्रोधी टाइप के होते हैं। यूपी के लोग तो वैसे भी क्रोधी होते हैं, इसमें कहने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये पूरी की पूरी यूपी में ही निवास करती है खरवार जनजाति। चाहे आपके सीएम जी हों वो भी काफ़ी गुस्से वाले हैं। तो मतलब जब हमारा मुखिया ही थोड़ा गुस्सा वाला है तो जाहिर सी बात है वहाँ की जनसंख्या भी गुस्से वाली ही होगी। तो ये हो गई खरवार जनजाति की। ये मतलब बड़े हुष्ट पुष्ट या मजबूत टाइप के होते हैं कि इनको कुछ भी करने के लिए दे दो तो ये बिल्कुल कर लेंगे। और ये थोड़ा अत्यधिक क्रोधित होते हैं, मतलब थोड़ा इनको जल्दी से गुस्सा आ जाता है, ठीक है। तो ये खरवार जनजाति हो गई। आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। जितनी जनजाति मैंने पढ़ाई उनको मतलब याद कर लेना, रिवीजन कर लेना। मैं क्योंकि आपको थ्योरी तो बता नहीं रही हूँ, जितना मुझसे हो पा रहा है मैं उतना ही आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये क्लासेज जैसे आर ओ के लिए से रिलेटेड है कि आपके एग्ज़ाम आने तक कुछ चीज़ें तैयार हो जाएं और जो भी चीज़ें आपको बताई जाएँ वो एकदम कंटेंट बेस्ट से बेस्ट दिया जाए। जैसे मैं यहाँ पर एक जनजाति भूल गई थी जारवा जनजाति के विषय में बताने के लिए, कि जारवा जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप की ऐसी जनजाति है जो भारत में सबसे पहले मतलब आई थी।
भारत की सबसे पुरानी, मतलब सबसे पुरानी जनजाति जारवा जनजाति लगभग 5000 साल पहले ये भारत में निवास की थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग लिख लेना या याद कर लेना। जारवा जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। अभी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जब मैं जनजाति पढ़ाऊंगी आगे कल, तो उसमें सारी जनजाति की मैं चर्चा करूंगी, तो इसलिए आप लोग टेंशन फ्री रहिए। एक बार मैं ये जो पॉइंट छूटा था मैं उसे वहाँ पर बता दूंगी आप लोगों को। यहाँ पर एक पॉइंट आप लोग और लिख सकते हैं कि मतलब भारत में आने वाली, जब भारत में जनजातियों का निवास मतलब आना शुरू हुआ, तो भारत में आने वाली जो प्रजातियां रही, तो सबसे पहले जो भारत में प्रजाति आई रही वो निग्रो प्रजाति आई रही। कौन सी प्रजाति आई रही? तो भारत में सबसे पहले जो प्रजाति निवास की थी वो निग्रो प्रजाति निवास की थी। और फिर इसके बाद जो अंतिम में, सबसे अंतिम में आई थी, ये तो सबसे शुरू में आई थी, कौन सी? निग्रो प्रजाति। और जो सबसे अंतिम में आई थी तो उसे क्या कहते हैं? नार्डिक प्रजाति। क्या कहेंगे? नार्डिक प्रजाति। तो भारत में जो सबसे पहले निग्रो प्रजाति निवास की थी या आई थी, और अंत में, सबसे अंत में नार्डिक प्रजाति यहाँ पर आए थे। ठीक है, तो ये इतना पॉइंट आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर इसके बाद मिलते हैं अगली क्लास में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि। मिलते हैं। आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिएगा, कमेंट भी कर दिया करिएगा। आप लोगों को अच्छा लगे तो शेयर कर दिया, लाइक कमेंट कर दिया करिए। चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, आगे बढ़ाने का प्रयास करिएगा, क्योंकि अब ये आपका ही चैनल हुआ। अब तो मतलब आप लोग ही इसे आगे ले जा रहे हैं, तो ये आपका ही हुआ। नाम मेरा है, बाकी तो आप ही का चैनल है कि आप लोग इसे कितना आगे ले जाते हैं। वैसे मैं ये बात रोज़ रोज़ कहती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं अच्छा लगता है ये सारी बातें कहना। और जैसे कि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत हो, तो मैंने वहाँ पर अपना नंबर दे रखा है आपको। आप जाएंगे तो जो आप जाएंगे वहाँ पर, तो वहाँ पर आपको नंबर मिल जाएगा। नहीं अगर आपको मिला तो आप लोग नंबर ले लीजिएगा। और वहाँ पर ये सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग इस पर मैसेज कर सकते हैं अगर किसी को कोई भी चीज़ की ज़रूरत है तो। बस इतना ही है। बाकी अगर किसी भी समस्या से आप घिरे हुए हैं, अगर आपसे नहीं सॉल्व हो पा रही है, तो आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। अगर उनसे सॉल्व हो पाएगी तो मैं उसे ज़रूर सॉल्व करूँगी। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत ही जल्द। तब तक शुभ रात्रि आप सभी को। अपने से बड़ों का सम्मान कीजिएगा, छोटों को प्यार दीजिएगा, और मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।